डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। आज की जो हमारी एनालिसिस एंड सोल्यूशन वीडियो है ये थोड़ी सी डिले हो गई है। आपका टेस्ट 18 को था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आपका जो सोल्यूशन और एनालिसिस है ये आज आ रहा है। इसी की वजह से जो आपकी टेस्ट सीरीज़ थी आज की वो भी पोस्टपोन हुई है। बट उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हो रही होगी और आप लोग जम के पढ़ रहे होंगे। रिवीजन चल रहा होगा, आप लोगों का सारा रिवीजन हो भी गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉपर की। तो ये टॉपर हैं और इनसे एज इट इज़, जैसे कि हर टेस्ट सीरीज में मैं कहता हूँ, इनसे उम्मीदें हैं कि आप जीपीएससी में ऐसे ही परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं कि बस ये टॉपर, इतना ही सीट नहीं है, इससे ज़्यादा सीट है। तो बाकी लोग जिनका नाम यहाँ पे नहीं है उनसे भी वही उम्मीदें हैं कि आप भी बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनमें जिनका भी 100 मार्क्स से ज़्यादा था, मतलब 50% से ज़्यादा था, उन्हीं का मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। बाकी ये जेंडर का डाटा है, आपको पता ही है जो मेल फीमेल का क्या रेशियो होता है मैकेनिकल में। बाकी ये कैटेगरी है, आप जस्ट डाटा, ये स्टैटिक्स है, आप मैच कर पाओगे, इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और यहाँ पे आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो उसका डाटा है। बाकी एवरेज की अगर हम बात करें कि हमारा जो टेस्ट था उसका एवरेज क्या है, तो 122 है। तो इससे ऊपर तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए। एवरेज से नीचे तो मार्क्स किसी का नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूं तो यहाँ पे वो वीडियो मैं एक बार प्ले कर देता हूं। हालांकि इस वीडियो में जो बनाया हुआ है ना, वो आप देखो 20 का गैप रखा हुआ है, तो 20 पे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। खैर मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन ना लें कि आपकी रैंक क्या है। आप पढ़ाई पे फोकस करें, रिवीजन अभी इंपॉर्टेंट है, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट सीरीज की। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF मिल जाती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपके लिए बनाया गया है। आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. और एज इट इज़ यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है कि जिस क्वेश्चन को 50% से कम लोगों ने सही किया है उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। टोटल 200 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर इन द केस ऑफ गैस वेल्डिंग अकर एट। आप कहोगे तो 80% लोगों ने सही किया है। फिर यहाँ पे कैसे दिख गया? इसलिए दिख गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन था वो गलत सेलेक्ट कर लिया था, गलती से। इनर कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग है, डिपेंड करता है ना किस पे है। तो इनर पे ज़्यादा होता है, 3000 से लेके 33300 तक वेरी करता रहता है, 3400 तक भी वेरी करता है, इट्स डिपेंड। बट इनर कोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाउंड्री लेयर इनमें से कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? पहले आपको बेसिक समझना है कि बाउंड्री लेयर बनती क्यों है भाई। बनती है ड्यू टू द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड कैसा होगा, विस्कस होगा। अगर विस्कोसिटी नहीं रहेगी, मतलब रिलेटिव रेजिस्टेंस नहीं रहेगा आपके फ्लूइड में, उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, मतलब इंटरनल फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है। अगर वो नहीं रहेगा तो बाउंड्री लेयर क्रिएट नहीं होगी। अब वो अलग बात है कि वो विस्कोसिटी आती कहाँ से है, क्यों हम उसको गायब नहीं कर सकते, वो सब बाद में हम करेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लो कि यहाँ पे ऑप्शन होगा रियल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे होती है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर डाउन द वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी लोअर डाउन होगी तभी बाउंड्री लेयर आपकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टील प्लेट विद द बोल्ट कनेक्शन द रैप्चर ऑफ द नेट सेक्शन इन द मोड ऑफ फेलियर अंडर द। मैक्सिमम लोग यहाँ पे शेयर किए हैं। आपको ये समझना है कि किस एरिया की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। यहाँ पे सपोज करिए इस तरीके से टेंशन फोर्स लग रहा है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ पे तो शेयर होगा क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन आपको दिख रहा है। बाकी जो ये एरिया होगा ना, ये तो टेंशन की वजह से फेल होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन हैपन बिकॉज। ये क्वेश्चन तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए, बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 50% लोगों ने इसको सही किया है, बट इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन को 50% लोग करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नाम ही है एसिड रेन। अगर एसिड रेन होना है तो वहाँ पे एसिड का प्रेजेंस होना जरूरी है, मतलब वहाँ पे सल्फर होना चाहिए, नाइट्रोजन, यही सब आपके जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो वहाँ से आ सकते हैं।
तो ये बनाएंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे और नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। एसिड बना लिया भाई, रिएक्ट करके वापस जमीन पे गिरेंगे, चीज़ों को जला देंगे, तो उसे हम कहते हैं भाई एसिड रेन। ऑप्शन है यहाँ पे सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, और आप कह सकते हो नाइट्रिक एसिड भी बनाते हैं तो नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, बट यहाँ के हिसाब से सल्फर है। आप कहोगे कि जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट क्यों नहीं करता है, अभी तो है, तो वो स्टेबल केस में होता है, ठीक है, बट डेफिनेटली अगर सराउंडिंग वैसा बनता है तो वो भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो पहला नहीं है, बाकी सब एज इट इज हैं। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स शीट होती है तो वैक्स प्रोसेस से हम बनाते हैं आराम से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है तो वो हम लॉस्ट वैक्स, जहाँ पे वैक्स को क्या करते हैं हम जला के वर्न आउट कर देते हैं। जो बड़े वेल होते हैं या कोई भी बड़ी डिज़ाइन होती है इस टाइप की, वो हम लूम माउंटिंग से बनाते हैं। पाइप को सेंट्रीफ्यूगल से बनाते हैं, वर्टिकल हो ओरिजेंटल हो वाट एवर दैट, सेंट्रीफ्यूगल से बनाते हैं, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये इतना सुटेबल मेटल है जिसको हम किसी भी कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेशर डाई कास्टिंग यूज़ करें। प्रेशर डाई कास्टिंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ही क्लोज टॉलरेंस चाहिए, हमको टॉलरेंस चाहिए ही नहीं, वहाँ पे हम प्रेशर डाई कास्टिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि वेरी हाई इंस्टॉलेशन कास्ट। देखिए वेरी हाई इंस्टॉलेशन कास्ट, डेफिनेटली वहाँ पे इंस्टॉलेशन कास्ट है, बट ये मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे लार्ज एरिया चाहिए होता है। सपोज कर लीजिए मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली जैसी सिटी है जहाँ पे 20, 30, 50, 40, 60 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लैट को आप चाहते हो कि हम सोलर एनर्जी पावर्ड करें। कैसे पावर्ड करोगे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, फ्लोर आपके पास अवेलेबल है नहीं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, ज़्यादा क्रिटिकल क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आपको सोलर एनर्जी के लिए, दैट इज़ द लार्ज एरिया। बहुत बड़ी एरिया चाहिए अगर बड़ा अमाउंट में आपको पावर प्रोड्यूस करना है। तो अगर आपका इंडिविजुअल घर है तो आपको लगता है कि क्या एरिया यार पड़ा हुआ है, हमारा गांव में घर है, छत है, बाहर स्पेस है, वहाँ पे लगा देंगे। बट आप सोच के देखो कि अगर वही सिटी एरिया है, मेट्रो सिटीज़ हैं, तो सोलर पावर प्लांट टोटली फेल हो जाता है, वहाँ पे लगाया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट है आपका जिनत एंगल इज द एंगल मेड बाय द सन रेज विथ, ये देखो आपका ये एंगल है, इसे हम कहते हैं मतलब नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं जिनत, और इसे हम कहते हैं एलिवेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। नेक्स्ट जो है, अ रोटर इंस्टॉल इन द फिक्स ओरिएंटेशन विद द स्वेप्ट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रीडोमिनेट विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे कौन सा हम यूज करते हैं, या फिक्स मशीन का यूज़ करते हैं ना, इसका आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। इनका काम ही होता है कि ये बेसिकली उसके ओरिएंटेशन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मतलब जो हमारी विंड टरबाइन होती है उसके ओरिएंटेशन को फिक्स करने की जिम्मेदारी किनकी होती है, इन्हीं भाई साहब की होती है। ये मैकेनिज्म भी होता है, मैंने जब विंड टरबाइन हमने पढ़ा था वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंपाइल विद द क्लैसियस स्टेटमेंट। ये तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है इसको बिल्कुल। कूलिंग सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं भाई, क्लैसियस यूज़ करते हैं। हीटिंग सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं भाई, मतलब जहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, केल्विन करेंगे, जहाँ पे वर्क कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे क्लैसियस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर लोअर टू हायर करेंगे तो क्लैसियस हो जाएगा, टेम्परेचर हायर टू लोअर करेंगे तो केल्विन हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए था। 52% लोगों ने सही किया है, 100% का होना चाहिए था, क्यों गलती हुई है आपको सोचना है। नेक्स्ट है, एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट, इसको 36% लोगों ने किया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या, ds इज इक्वल टू dq/t। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है भैया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। dq इक्वल टू क्या हो जाता है, tds, और tds का मल्टीप्लाई यही तो एरिया बताता है मेरे भाई। और ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी जनरेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इक्वलिटी साइन नहीं रहती है वहाँ पे, इनइक्वलिटी साइन रहती है। इक्वलिटी लाने के लिए एंट्रोपी जनरेशन आपको करना पड़ता है ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इंटरनल इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ रैंकिन साइकिल इज कॉजेज।
ये रैंकिन साइकिल मैंने लिख दिया है, या किसी भी साइकिल में आप कह सकते हो जो इंटरनल इनरिवर्सिबिलिटी होती है वो किसके वजह से होती है। रैंकिन लिखने की वजह से आप कहोगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पावर प्लांट में आता है, बट थर्मोडायनेमिक साइकिल आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इंटरनल इनरिवर्सिबिलिटी किसके वजह से होती है, मिक्सिंग की वजह से होती है, फ्रिक्शन, विस्कस फ्लो, इन सब के वजह से क्या होती है, इंटरनल इनरिवर्सिबिलिटी। और इंटरनल इनरिवर्सिबिलिटी क्या करती है, हमारे जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है उसको डिस्ट्रॉय करती है। हम ये कहते हैं कि हमारा कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, उसके लिए प्राइमरी कंडीशन है कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए हर एक पोजीशन पे, जब वो हर अपना स्टेट चेंज कर रहा हो। और यहाँ पे क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय होगा। उसी तरीके से एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी होती है जिसमें टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कोई प्रोसेस किसी प्रोसेस को फ्रिक्शन नहीं हटा सकते, किसी प्रोसेस अगर हो रहा है वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर थर्मोडायनेमिक हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिन ट्यूब इवापोरेटर आर यूज्ड, भैया यहाँ पे इवापोरेटर पूछा है, ध्यान देना है, आपसे कंडेंसर नहीं पूछा है, ठीक है, इवापोरेटर पूछा है। तो जो विंडो एयर कंडीशनर होते हैं ना, उसमें इस टाइप का आप देख रहे हो ना, इवापोरेटर लगा होता है जहाँ पे फिन्स लगी होती हैं, एयर ब्लो हम कर देते हैं इनके ऊपर से। और यहीं पे अगर इवापोरेटर देखो आप फ्रिज में, तो ये फ्रिज का इवापोरेटर है जहाँ पे पाइप क्या होती है, रैप किया गया होता है इसके ऊपर, और इसके अंदर आप रखते हो ना। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इंटरव्यू में जो आपका मॉक इंटरव्यू था उसमें भी मैंने पूछा था, बट सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। आप मुझे जवाब दीजिएगा कि एक फ्रिज में ये जो पाइप होती है, इसी पाइप को हम उसका जो अपर यूनिट होता है, लोअर यूनिट होता है, मतलब जो फ्रीजर की यूनिट होती है और नीचे जो कम टेम्परेचर वाली यूनिट होती है, दोनों में यही रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है। तो हम कैसे जो फ्रीजर वाली यूनिट होती है वहाँ पे लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं और नीचे हायर टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं एज कंपेरिजन टू फ्रीजर यूनिट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द फिनोमिना दैट इनेबल द कूलिंग टावर टू कूल वाटर, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना यार, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों से सही होने चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जो एडियाबैटिक इवापोरेटिंग कूलिंग होती है ना, इसका काम मतलब इसमें इस प्रोसेस में ही यही होता है कि हम क्या करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को लोवर्ड कर देते हैं विदाउट अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द एयर, इसी को तो हम कहते हैं एडियाबैटिक है, मतलब हीट ट्रांसफर वहाँ पे नहीं हो रही है, बट हमको क्या करना है, कूल करना है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को घटाना है। अब आप कहोगे ये कैसे होते हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा साइकोमेट्रिक में पढ़ाया गया होगा, मैंने भी पढ़ाया है, क्वेश्चन ढेर सारा हमने किया है, उसमें इसको डिटेल में जो एडियाबैटिक इवेपोरेटिंग कूलिंग है उसको डिस्कस किया हुआ है। नहीं देखा है तो देख सकते हैं, नहीं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मतलब कि अब हीट ट्रांसफर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, हीट जनरेशन हो रहा है, इसी इंजन में कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एयर हीटर में चेंज होगा, हीटिंग ऑफ बिल्डिंग में चेंज होगा, टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब घट बढ़ रहा होगा ना, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। टू स्फेयर A and B of the same material have radii 1 and 4, temperature is given to you, which one of the following statement is correct, the energy radiated by sphere 1 is equal to the sphere 2। कैसे फाइंड आउट करना है भाई, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है यार, E इक्वल टू mc पावर, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A1 T1 के पावर 4, ये E2 इक्वल टू लिख लेते हैं, तो सिग्मा A2 T2 के पावर 4। मैंने ये देखा है कि जहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है आप लोग धराशाही हो जाते हो, मतलब कम लोग सही करते हैं, ये अलग कर लेते हैं, ये भाई साहब हो जाएंगे कैंसल, ठीक है। एरिया आपको फाइंड आउट करना है, मतलब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से कैंसल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 स्क्वायर T1 टू द पावर 4, R2 स्क्वायर T2 टू द पावर 4, यही रेशियो हो गया आपके E1 बाई E2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो यार, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कितना आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों का रेशियो, मतलब इसका रेशियो, ये वैल्यू तो आप सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो ना यार। फर्स्ट का कितना दिया है, 1 दिया है, इसका 4000 दिया है, इसका कितना दिया है, 4 दिया है, ये स्क्वायर होगा, 4 दिया है, इसका कितना दिया है, 2000 दिया है, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा ये 4, ऊपर कितना बचा है, 1 है, नीचे कितना है, 4 का स्क्वायर है, और ये 2 है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
द कर्व ट्रेस आउट द पॉइंट विच मूव यूनिफॉर्मली बोथ अबाउट द सेंटर एट द सेम टाइम अवे और टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज। भैया इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या, देखिए देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। द कर्व ट्रेस आउट बाय द पॉइंट विच मूव यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, बोथ अबाउट द सेंटर, एक सेंटर के अबाउट यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसकी स्पीड क्या, एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, सेंटर से अवे, मतलब पास आ रहा हो या दूर आ रहा हो, तो वो कैसी कर्व ट्रेस करेगा। तो हम कह देते हैं चलो मर्जी से, एक पॉइंट है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे अपना पॉइंट रख लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये पॉइंट मान लेते हैं अभी सेंटर से अवे जा रहा है, आप चाहो टुवर्ड सेंटर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से भाई साहब ये घूमना स्टार्ट हुआ, चलो थोड़ा सा दूर गया, फिर रोटेट लिया, फिर थोड़ा सा दूर गया, क्योंकि ये ऐसे डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है ना, लीनियर डिस्टेंस, इस तरीके से घूम रहा है ये। अब बताओ ये कौन सी कर्व है, ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है डिटेल में आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा वो चैप्टर तो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द नॉक इन द डीजल इंजन अकॉर ड्यू टू, नॉक क्यों होता है डीजल इंजन में, इग्निशन डिले की वजह से वहां पे ढेर सारे अमाउंट में डीजल कलेक्ट हो जाता है और सडनली क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, तो नॉकिंग होती है। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंड रैपिड बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द परफेक्ट ब्लैक बॉडीज वन विच, इसमें जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ब्लैक कलर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये ब्लैक बॉडी मतलब किसी भी कलर की हो, उसके ऊपर जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं कि एमिट नहीं करती है, जितना अच्छा एब्जॉर्बर होती है ब्लैक बॉडी उतना ही अच्छा एमिटर भी होती है। ओपेक इसलिए यहाँ पे सही है क्योंकि वो ट्रांसमिट नहीं करती। ओपेक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो जी रेडिएशन उस पर आ रहा है उसको ट्रांसमिट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो फुल्ली ओपेक होना चाहिए, मतलब ट्रांसमिशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए एज पर द ऑप्शन गिवन। नेक्स्ट जो है, पोर्शन रेशियो फॉर द परफेक्टली लीनियर इलास्टिक मटेरियल। देखिए जो आइसेंट्रोपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसके लिए जो वैल्यू होती है पोर्शन रेशियो की, वो वेरी करती है 0.0 से -0.1 से लेके 0.5 तक, ये +5 तक, मतलब -1 से +5। यहाँ पे जो माइनस है ना वो बस डायरेक्शन बताता है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम पोर्शन रेशियो की बात करें तो होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो वो बस डायरेक्शन बताते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये 1 तक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज गिवन। ये क्वेश्चन सिंपल है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए था। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा। न्यूमेरिकल देखा नहीं कि गलत कर दिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, 0.8% एफिशिएंसी है, 1 - T2/T1, ठीक है, रिवर्सिबल है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे T2/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इधर 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, COP फाइंड आउट करना है ना, द रिवर्स डायरेक्शन में व्हाट विल बी द COP इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है, Q/वर्क होता है, या फिर सॉरी Q2 होता है ना। अगर ये वाला डायग्राम ड्रॉ करें, आप कहोगे Q1 Q2 कहाँ से आता है, तो ये भी तो गड़बड़ हो जाता है ना यार। वैसे तो ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप लोग गलत किए हो तो कर देता हूँ। यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा T1 है, T2 है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, नहीं तो कहोगे कैसे हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा डिजायर इफेक्ट है। तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई Q1 - Q2। इसको थोड़ा सा आप क्लासेस इक्वलिटीज लगा लेना, फिर क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो जो Q1 Q2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू T1/T2। और अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला आएगा टेम्परेचर के टर्म में, ये Q2 बाहर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये Q1/Q2 हो जाएगा, मतलब T1/T2 - 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे T2/T1 का फॉर्मूला दिया गया है, तो ये 1/2 कर लेना आप, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ना यार 1/0.2, मतलब ये क्या हो जाएगा 10/2, मतलब 5 - 1 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका D, मतलब 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मॉइस्ट एयर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटरिंग इन द साइकोमेट्रिक डिवाइस दैट लिविंग टू 30 डिग्री, ना टेम्परेचर घट रहा है इसका,
और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। नेम द डिवाइस, उस डिवाइस का नाम क्या होगा। आपसे डिवाइस का नाम पूछा है, प्रोसेस का नाम नहीं पूछा है। ध्यान देना, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं। अब ये हमारा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मान लेते हैं यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ये आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, पहले टेम्परेचर दिया था 40, अब हो गया है 30। तो ये देखो ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी तो कम हो रही है, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ये W1 W2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफायर। सेंसिबल हीटिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग इज द प्रोसेस। आपसे डिवाइस पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, डीह्यूमिडिफायर। और ये सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग मतलब स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से, ये हो जाएगा सेंसिबल हीटिंग और ये हो जाएगा सेंसिबल कूलिंग। तो ये सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग हो रही है, नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर द ओपेक प्लेन सरफेस द इरेडिएशन, रेडियोसिटी एंड एमिसिव पावर इज गिवन टू यू। द एमिसिविटी ऑफ द सरफेस इज, अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया, आप लोग हो गए धराशायी। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हम सभी को पता है क्या होता है, रेडियोसिटी की वैल्यू क्या होती है। रेडियोसिटी मतलब आर लिख देता हूं, चलो। रेडियोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एमिटेड रेडिएशन प्लस रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है। रेडियोसिटी क्या हो जाएगा, एमिटेड, कितना उसने एमिट किया, एमिटेड रेडिएशन प्लस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, यही तो होगा। अब क्या हो गया, एमिटेड रेडिएशन, कोई बॉडी कितना एनर्जी एमिट करेगी भाई, ये तो हमको पता है, कितना उसकी एमिसिविटी है और उसका एमिसिव पावर क्या है, प्लस रिफ्लेक्टेड, कितना रिफ्लेक्ट करेगी, उसकी रिफ्लेक्टिविटी क्या है, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ इरेडिएशन। इरेडिएशन को चलो आई से दिखा देते हैं, कितना उस पर इरेडिएशन है, उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितना, उसी के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी। हम सभी को पता है कि अगर हमारी बॉडी कैसी है, ओपेक, जो कि इन जनरली हम लेके चलते हैं, तो ओपेक बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिटिविटी 0 कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं ट्रांसमिटिविटी 0 हो गया तो हमको ये पता है कि रो प्लस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि दैट इज रिफ्लेक्टिविटी 1 माइनस अल्फा, और हमको ये पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में जनरली हम लेके चलते हैं। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, ये वाला अल्फा एमिसिविटी यहाँ पे डाल देंगे, तो 1 माइनस ये, तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 माइनस ये फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा। अब सारी वैल्यू दी गई है, यहाँ से ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो बस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपको दिया गया है रेडियोसिटी कितना दिया गया है, आपको 12 दिया गया है, एमिसिव पावर कितना दिया गया है, आपको 10 दिया गया है, 10 इज द एमिसिव पावर, प्लस 1 माइनस ये फाइंड आउट करना है आपको, मल्टीप्लाई इरेडिएशन 20 दिया गया है, फाइंड आउट कर लेना है। इसकी वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी 0.8, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर इंक्लाइंड प्लेन फॉर विच पोजीशन मैक्सिमम टोटल प्रेशर एक्ट। इसका फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, पी टोटल प्रेशर कितना होता है, पी नॉट रो जी वाई सी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा 90 कर दोगे, वर्टिकल पोजीशन मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दोगे, वेरी सिंपल, दोनों साइड ए का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम उसी तरीके से फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्टिकल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज, स्ट्रीम लाइन मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड के पार्टिकल की, दैट विल रिमेन सेम, मतलब वो कांस्टेंट है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन द फ्लो इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी कि ये जो ऑप्शन है आपको 30 के हिसाब से है, बट क्वेश्चन में मैं 330 मेंशन किया था और 330 के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, 30 कर दिया है। अगर आपने इसको गलत किया है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। वर्क आपको फाइंड आउट करना है। देखो आप कोई लिखता है माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेल्टा पी, माइनस नहीं लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है आपको, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना है, तो ये प्लस भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये साइन बस ये शो करता है कि आप पावर सप्लाई मतलब वर्क सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ये कितना हो जाएगा 990। प्रेशर कितना है 30 माइनस 1, सॉल्व करोगे आपको आंसर ये मिल जाएगा। यहीं पे 330 रहेगा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको किया है चेंज।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ए इज ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन while another block B is released from the free fall of the same height। तो आपसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ब्लॉक ए हैज़ द हायर वेलोसिटी देन ब्लॉक बी while hitting the ground, दूसरा दिया गया है बोथ हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तीसरा दिया गया है ब्लॉक ए हिट द ग्राउंड अर्लियर, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन ब्लॉक बी हिट द ग्राउंड अर्लियर। ठीक है, ब्लॉक बी क्यों हिट करेगा? क्योंकि ब्लॉक बी फ्री फॉल हो रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, सपोज करिए ये कुछ हाइट है h, ठीक है, और यहाँ से एक इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके से। तो एक इसी ब्लॉक को सपोज करिए एक बार फ्री फॉल किया जाता है, एक बार इस साइड से छोड़ा जाता है। तो दोनों में कौन पहले ग्राउंड को हिट करेगा, पहले ये देख लेते हैं क्योंकि हमारा यही ऑप्शन है। तो कौन हिट करेगा भाई? आपको फॉर्मूला पता है, S = UT + ½ AT², ठीक है, या इसको माइनस कर दो, इसको G कर दो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। U दोनों के केस में 0 है, बट जो G है वो दोनों के केस में सेम नहीं है। इसके केस में ये G है, बट इसके केस में अगर ये एंगल थीटा ले लेते हैं और ये एंगल 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये थीटा है, मतलब कितना भी होगा 90 से कम होगा। मतलब इस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा G, वो हमेशा क्या होगा? इस G से, G डैश कर देता हूँ, मतलब G जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन G डैश। बस इतना ही मेरे कहने का मतलब है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको कम मिल रहा है, G कम मिल रहा है, तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और S भी डिस्प्लेसमेंट अगर आप कहो तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है शॉर्टेड डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में। तो आप कह सकते हो कि चलो दोनों के केस में अगर हम h भी एज्यूम करके लेते हैं, वैसे जो डिस्टेंस है ये तो ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी है। बट यहाँ पे आप कहोगे इस फॉर्मूला में ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बट अगेन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कम है, तो हमारी जो बॉडी है फ्री फॉल वाली वो पहले हिट करेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो वेलोसिटी है, हीटिंग वेलोसिटी क्या सेम होगी? तो हीटिंग वेलोसिटी तो होनी चाहिए सेम। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। दोनों के पास एनर्जी कितना है? mgh है, और ग्राउंड पे आएंगी तो कैनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जो हीटिंग वेलोसिटी है वो तो क्या होगी? सेम होगी। कितना होगा हीटिंग वेलोसिटी? लगा सकते हो v² = u² + 2as। अब आप कहोगे यहाँ पे ये g है, ये माइनस होगा, अगेन g अलग अलग होगा, बट आप अलग अलग रख के फिर ये जो वैल्यू है डिस्टेंस की, ये वाली वैल्यू रखोगे तो कट पीट के वही सेम आ जाएगा। तो हीटिंग वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। एनर्जी कंजर्वेशन से जैसे हमने देखा है कि सेम पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 50 mm इज इलोंगेटेड बाय द 5 mm व्हेन द एक्सियल फोर्स इज इतना न्यूटन इज अप्लाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड विल नियरली। ये तो सबको आना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया यार? E = क्या होता है? दैट इज PL/A डेल्टा L। कहाँ से आया? यहीं से आया भैया। स्ट्रेस = क्या होता है? E, और ये होता है स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाता है? P/A, और ये क्या हो जाता है? इसको हम क्या लिखते हैं भाई? ये लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई द इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, तो L ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा PLA डेल्टा L। ठीक है, बस वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसके आसपास कुछ आपके आ जाएगा। नेक्स्ट जगह क्वेश्चन है, इफ मटेरियल इज हीटेड अप इट्स इलास्टिक मॉड्यूल। इलास्टिक मॉड्यूल क्या होता है? मतलब दैट विल शो द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन यू ट्राई टू डिफॉर्म द बॉडी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बॉडी को आप हीट करते हो तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होता है वो वीक हो जाता है। तो ये क्या करेंगे? आपका इलास्टिक मॉड्यूल क्या करेंगे? डिक्रीज हो जाएंगे भाई साहब। इन फ्यूजन वेल्डिंग में भाई प्रेशर क्यों सप्लाई करने की जरूरत है यार? फ्यूज कर रहे हो ना, फ्यूजन हम हीट सप्लाई करते हैं नहीं। आर्क वेल्डिंग देखते हो हम प्रेशर लगाते हैं क्या उस पर यार? कहीं से सेपरेट प्रेशर क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं, पिघला देते हैं। जब एक बार मेटल पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो उसमें काहे का पावर रिक्वायर्ड है? नहीं, सॉलिड वेल्डिंग में पावर आपको प्रेशर चाहिए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली हीट। हाई कार्बन स्टील कंटेन द कार्बन। हाई कार्बन स्टील भाई कहाँ से शुरू होता है यार? 0.6% से शुरू होता है। अगर हम 1 by 1 करके माइल्ड, मीडियम और हाई तीनों का कॉम्बिनेशन लिखें, या फिर कहें लो कार्बन स्टील क्या होता है? 0.05 से लेके 0.25। फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन 0.3 से लेके 0.5।
फिर आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील होता है 0.6 से लेके, हम ये कहते हैं कि चलो 0.25 तक चला जाता है या फिर 2% तक चला जाता है, बट यहाँ पे भी हाई कार्बन स्टील को 2 पार्ट में कर दिया है, एक हाई कार्बन स्टील, एक अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। अगर अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील को छोड़ भी दें, चलो ये 0.6 से 2% जाता है, तो ये स्टार्ट तो 0.6 से होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट इज बिटवीन 0.6 टू 1.3%। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से किसके कारण से होता है फोटोकेमिकल स्मोक, दैट इज ड्यू टू द NOx एंड HC। ये करते क्या भाई, फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनाते हैं ये भाई साहब सनलाइट से कर लेते हैं, खुद को रिएक्ट और बना लेते हैं स्मोक, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पोल्यूशन पढ़ा है, व्हीकल पोल्यूशन में डिटेल में हर पोल्यूटेंट के बारे में बात किया हुआ है। फॉर व्हाट पर्पस द रोडियम यूज, इसका चूंकि ऑप्शन मैंने गलत दे दिया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। ये क्या होता है, रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन, इसको हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, इट विल रिड्यूस द NOx। नेक्स्ट है अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द मेंटेनेंस। सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब कौन सा है भैया, पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का रीजन क्या है, रीजन देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसकी डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस कोड जनरेट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मशीन ऑटोमेटिक डायग्नोसिस, मोबाइल की भी डायग्नोसिस करते हो आप, लैपटॉप की भी डायग्नोसिस करते हो, फिर क्या करता है वो डायग्नोसिस करके उसको रेक्टिफाई करता है, नहीं कर पाता है तो आपको बताता है भैया ये प्रॉब्लम है, कर लो सुधार। चेचिस अरेंजमेंट इन विच ऑफ द इंजन इज माउंट इन द फ्रंट टू द ड्राइवर कैबिन इज कॉल्ड कन्वेंशनल या फिर नॉर्मल चेचिस उसे कहते हैं। फिर दूसरा आता है सेमी फॉरवर्ड, भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आधा क्या होता है ड्राइवर के नीचे इंजन आ जाता है। देखो एक तो नॉर्मल जनरल कार होती है जिसमें इंजन बाहर होता है, ड्राइवर यहाँ बैठा होता है, नहीं ये वाला पोर्शन होता है व्हीकल का, ठीक है, पीछे सामान रख दिया, पैसेंजर बैठ गया, यहाँ ड्राइवर और यहाँ पे इंजन, ठीक है। दूसरा होता है ओमनी बस, आपने देखा है ना ओमनी, छोटी मारुति सुजुकी वाली, उसका इंजन थोड़ा ड्राइवर के नीचे भी पार्शियली आ जाता है, क्योंकि स्पेस क्या करते हैं वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और एक बड़ी व्हीकल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फुल फॉरवर्ड, इसको ओमनी वालों को कहते हैं सेमी फॉरवर्ड, उसे कहते हैं फुल फॉरवर्ड, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पूरी पीछे की बॉडी हमको लगेज करना होता है, तो इंजन को हम क्या करते हैं पूरी तरीके से ड्राइवर सीट के नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द व्हीकल बिहाइंड हैज बिगन टू ओवरटेक आवर व्हीकल देन यू, आपको क्या करना चाहिए, आपको भाई स्पीड स्लो करना है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड, ऐसा कुछ नहीं भाई, आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको स्लो नहीं करना है, एक्सेलरेट नहीं करना है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये है कि ऐसा ना करो आप कि आपको ओवरटेक कर रहा है और आप उसको पैरेलल स्पीड देने लगे, मतलब आप उसके पैरेलल व्हीकल चलाने लगे, तो ये क्राइम है। आप स्पीड आपको घटाना, ये कोई रूल की बाउंडिंग नहीं है कि भाई आपको कोई क्रॉस कर रहा है तो आप अपनी व्हीकल की स्पीड घटा लो, आप सेम स्पीड से जा सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अप्रोप्रिएट, कि आप उसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि आपको कोई ओवरटेक करा आप तीसरे को ओवरटेक करने लग जाओ, ये इलीगल है। तो आप अपने व्हीकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो, किसी और व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। पार्किंग देखो कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिटेड है ये आपको पढ़ लेना है, मैंने भी कराया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे ऑप्शन है हॉस्पिटल के आगे बिल्कुल आपको पार्क नहीं करना है, रोड के साइड में आप पार्क कर सकते हो, कॉर्नर पे भी पार्क कर सकते हो, कॉर्नर ऑफ द सिंगल रोड कर सकते हैं, स्पेस रहना चाहिए, ऐसा नहीं रोड पे पार्क कर दिया, कॉर्नर साइड पे पार्क करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव को लेके आप कंफ्यूज हुए हो। इंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब जगहों पे आप पार्किंग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप लोग कंफ्यूज हुए हो ऑप्शन की वजह से, कुछ टाइम पहले भी मैंने इसको कराया था। एग्रीगेटर सर्विस, नो पैसेंजर शैल बी चार्ज टू द डेड माइलेज एक्सेप्ट व्हेन द डिस्टेंस अवेलिंग द राइड इज लेस देन 3 किलोमीटर। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो आप कॉमन सेंस से लगाओ यार, अगर 3 किलोमीटर से कम डेड, मान लीजिए यहाँ से किसी ने व्हीकल ऑर्डर किया, ये व्हीकल यहाँ से आ रही है, ये जैसे 3 किलोमीटर है, तो रूल कहता है कि अगर 3 किलोमीटर दूर हो और इसको रिसीव करने आ रहे हो तो इसका चार्ज नहीं लेना है। अब मान लो कि आपने ऑर्डर किया और यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या ये कहेगा कि मैं तो 1 किलोमीटर से आ रहा हूँ, 3 किलोमीटर से आता तो पैसा नहीं लेता, मैं तो 1 किलोमीटर से आ रहा हूँ तो पैसा लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। तो एनी ऑफ द एबव होगा ना यहाँ पे ऑप्शन, चाहे 3 किलोमीटर से आए, चाहे 2 किलोमीटर से, चाहे 1 किलोमीटर से। मुझे पता है इसका ऑप्शन आप लोगों को पता था, बट जल्दीबाजी में आप लोगों ने गलती किया है। और ये ऐसे क्वेश्चन मैं इसीलिए डालता हूँ कि मैं ये टेस्ट कर पाऊँ कि आपके पास पेशेंस है या बस फटाक से जो आपने पढ़ा है टक मार के आगे बढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
व्हीकल रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द पीरियड, ये भी मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर दिया था गलती से, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते हैंग हो जाता है दिमाग तो कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पे 15 ईयर कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इससे पहले, सो डोंट वरी, अमेंडमेंट में इसको चेंज किया, कंफ्यूज मत होना। इससे पहले कहा था कि द व्हीकल रजिस्ट्रेशन अदर देन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज वैलिड फॉर द 15 ईयर, ऐसा स्टेटमेंट था। वहाँ पे अदर देन को हटा दिया, मतलब कोई भी व्हीकल रहेगी वो 15 ईयर के लिए वैलिड रहेगी। हाँ, अगेन स्क्रैपेज पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो ये सब वैलिडेशन चेंज हो जाएगा, बट अभी के लिए आपको 15 करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपने गलती किया है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपने जवाब क्या दिया है, एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूसेस इन द एयर बैग बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपसे पूछ रहा है रीजन क्यों होता है ऐसा। तो एक्सप्लोशन होता है ड्यू टू द हीट, केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, और जो हमारा सोडियम अजाइड होता है वो सोडियम और नाइट्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। नाइट्रोजन गैस उसको क्या करती है, इन्फ्लेट कर देती है। ऑलरेडी हमने एयर बैग वाला जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें डिटेल में इसका पूरा मैकेनिज्म, कैसे ये पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म काम करता है, कोलिजन के बाद कैसे जो आता है सिग्नल्स वो कैसे वर्क करता है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एथेनॉल कंबशन में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। भाई अभी कुछ ही दिन पहले इस पे वीडियो बनाया था मैंने फ्लेक्स फूल के ऊपर, वहाँ पे डिटेल में हमें सारी चीज़ें डिस्कस किया था। स्टिल काफ़ी सारे लोग गलत कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे गलती करोगे तो कैसे होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्यों गलती हुई है, इसमें गलती इसलिए हुई है कि तुम अगेन चीज़ों को नहीं पढ़े हो। जैसे ही तुमने पढ़ा स्टैट्यूटरी बॉडी, बस 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 पढ़ा है, एनजीटी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बस कर दो सही कर दो, सारे सही कर दो। अरे भाई पढ़ तो लो, ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है, कह रहा है इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1962 2010 में बना था यार। मतलब कुछ भी जल्दीबाजी, इतना जल्दीबाजी, लो नेगेटिव मार्क, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रोड सेफ्टी, ये बेसिकली कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप कह सकते हो। देखो ड्राइवर एजुकेशन बिल्कुल उसके एजुकेशन पे डिपेंड करता है, हम उसको एजुकेट करते हैं ड्राइविंग रेगुलेशन के बारे में, रूल्स के बारे में, ठीक है। आप ये मत सोच लेना कि एजुकेशन वो पढ़ाई वाली वो तो निकाल दिया है, भाई वो निकाल दिया है, बट दूसरा एजुकेशन डाल दिया है। नहीं, आप देखोगे CMBR भी देखोगे क्या क्या एक ड्राइवर को आना चाहिए, भाई बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। व्हीकल के बारे में आना चाहिए, व्हीकल के मेंटेनेंस मतलब कॉमन मेंटेनेंस के बारे में आना चाहिए चीज़ें, ड्राइविंग रेगुलेशन के बारे में चीज़ें आना चाहिए, तो एजुकेट होना चाहिए ड्राइवर आपका। नेक्स्ट बिल्कुल अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट बढ़ सकता है। व्हीकल डिज़ाइन अगर ऐसी नहीं है तो उसके वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, व्हीकल दूसरे को ठोक देगी, अगर खुद को गिरेगी दूसरों को भी लेके जाएगी। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड रोड साइन, बिल्कुल ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ लेन इन द रोड, एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ लेन बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा कि एक्सीडेंट कम हो जाएगा। देखो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि आपकी ट्रैफिक कम हो जाएगा, मगर ट्रैफिक लगने का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट कर दो, नहीं, ट्रैफिक लगने का मतलब है डिले हो सकता है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द चैप्टर 7 ऑफ GMBR विल नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होंगी, आर्मड व्हीकल पे नहीं, आर्मी के व्हीकल पे, डिफेंस व्हीकल पे अप्लाई नहीं होती है, बाकी भाई सारे व्हीकल पे होती हैं यार, क्यों नहीं होंगी। कंस्ट्रक्शन व्हीकल आप नहीं देखे, उसके लिए रूल नहीं है उसमें, कंस्ट्रक्शन व्हीकल के लिए रूल नहीं है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लिए रूल नहीं है, कितना लंबा होगा कितना चौड़ा होगा, कौन कहाँ पे लगा रहेगा कहाँ पे लगा रहेगा, ये सब रूल नहीं कहते हैं क्या, उसको कहते हैं भैया। बट कभी आपने देखा है कि आर्मी के व्हीकल में ये लगा होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो हम आर्मी के व्हीकल को जब्त कर लेंगे, ये आर्मी के व्हीकल में होना चाहिए, ऐसा देखा आपने, नहीं देखा है। आर्मी की व्हीकल टोटली डिपेंड करती है आर्मड फोर्सेस के रूल पे कि उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लोअर बर्थ, ये तो सभी को आना चाहिए। लोअर बर्थ क्या होती है भाई, कहाँ पे मेंशन है आपके GMBR का जो रूल है 152A के सब रूल 12 में, कि आपकी जो सीट होती है वो कितनी हाइट पे होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस टाइप का जो आपसे रिलेटेड है, आपके सीटिंग, आपके बैठने, आपके सेफ्टी से रिलेटेड है, वो सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विजुअल लाइट ट्रांसमिशन ऑफ द विंड स्क्रीन, यहाँ पे भी लोगों ने वही गलती किया भाई। देखो रिस्ट्रिक्शन है 70 से कम नहीं होना चाहिए यार, ये किसने कहा कि 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपने वीडियोस देखे हैं ना, ध्यान से देखिए, वहाँ पे भी मैंने बताया है
कि 70 से कम, मिनिमम क्राइटेरिया से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। आप 100% रखो, VLT 100 रखो, कौन मना करता है भाई, कौन मना करेगा आपको, कोई नहीं मना करेगा, ठीक है। और ग्रॉस व्हीकल वेट, इसमें क्यों डाइट होना चाहिए भाई, इसमें भी गलती। कई बार मैंने कई टाइप के ऑप्शंस दे दे के आपको पूछे हैं, डिटेल में समझाएं। ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है, मतलब टोटल व्हीकल का वेट, मतलब जो आपके व्हीकल का अनलेडन वेट है, फ्यूल, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है ना, ऑयल, डीजल, फ्यूल, जो चलाने वाला है, जो कंडक्टर है, जो बैठने वाला है, जो लोड रखने वाला है, सब कुछ मिला के क्या बनता है, ग्रॉस व्हीकल वेट। अब आपको ध्यान दे लेना है कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है और जो ऑप्शन गिवन है उसमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रोप्रिएट कौन सा, अनलेडन वेट प्लस पे लोड, कितना आपने उस पर सामान रखा हुआ है, फिर जो क्रू मेंबर हैं वो कितने हैं, उन सबका वजन क्या है, मिला के बन जाएगा आपका ग्रॉस व्हीकल वेट। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।